मेरे फ्रेंड को कुछ महीने पहले अपनी डेड फादर की कॉल आती है, जिनकी डेथ कुछ महीने पहले हुई है। अब वो उसको ये मैसेज देते हैं जिस पर कोई भी बिलीव नहीं करता। खैर वो उसको आफ्टर लाइफ या कहा जाए मरने की बात की लाइफ के बारे में कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो शायद आपको पता ना हो। अब अचानक से किसी डेड पर्सन की आपके पास कॉल आना, ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब तो लगेगा ही, लेकिन इस स्टोरी में बताया गया है कि कैसे कोई डेड स्पिरिट हमें कांटेक्ट कर सकती है और आखिर वो कांटेक्ट क्यों कर पाती है। तो आई थिंक इस क्रीपी स्टोरी में आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी राहुल और उसके फादर की है। राहुल की फैमिली में वैसे उसके अलावा टोटल 4 मेंबर्स हैं, जिसमें उसके पेरेंट्स, उसका बड़ा भाई और उसकी दादी हैं। अब राहुल को अपने फैमिली के सभी मेंबर से काफ़ी अच्छा रिलेशन होता है, लेकिन वो अपने पापा से सबसे ज़्यादा करीब होता है, सबसे ज़्यादा क्लोज होता है। वो अपनी सारी बातें अपने फादर से शेयर करता है और उसके फादर भी उससे अपनी सारी बातें शेयर करते हैं। और इस तरह से राहुल की फैमिली बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और पीसफुल लाइफ जी रही होती है। लेकिन एक दिन राहुल की फैमिली को बहुत ही ख़राब न्यूज़ सुनने को मिलती है। उनको ये पता लगता है कि जो राहुल के फादर हैं उनको 4th स्टेज का कैंसर है, यानी कि उनके पास लगभग 6 महीने का ही टाइम होता है जिंदा रहने का। अब ये बात जब राहुल को पता लगती है तो वो डिप्रेशन में आ जाता है, बहुत ही दुखी होता है। इवन सभी फैमिली मेंबर्स में से उस पर सबसे ज़्यादा इस बात का इफेक्ट होता है। अब ये सब राहुल के फादर को अच्छा नहीं लगता। वो उससे बोलते हैं कि बेटा जो होगा वो तो होकर ही रहेगा, मैं बस चाहता हूँ कि तुम खुश रहो और तुम अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ। फिलहाल जो होना होता है वही होता है। और लगभग 6 महीने के बाद राहुल के फादर की डेथ हो जाती है। उस टाइम सभी लोग काफ़ी बुरे टाइम से गुजर रहे होते हैं, सभी लोगों पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का, लेकिन राहुल पर इस चीज़ का इफेक्ट सबसे ज़्यादा ही पड़ता है। 3 से 4 महीने के बाद उसके सभी फैमिली मेम्बर्स लाइक उसकी दादी, उसका बड़ा भाई और उसकी मम्मी मूव ऑन कर चुके होते हैं, लेकिन अभी भी राहुल मूव ऑन नहीं कर चुका होता है। और वो अपने फादर की जितनी भी चीज़ें होती हैं, लाइक उनके फेवरेट कोट, उनकी फेवरेट शर्ट, उनकी फेवरेट पैंट, उनकी फेवरेट वॉच, जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें यूज़ करते थे वो उनको यूज़ करने लगता है। अब ये दादी को काफ़ी अजीब चीज़ लगती है। वो बोलती हैं अपनी बहू से कि तुम्हें ऐसे इन सब चीज़ों को यूज़ करने नहीं देना चाहिए। अब हिंदू संस्कृति में ये माना जाता है कि जब कोई पर्सन चला जाता है तो उसकी चीज़ें हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसका बैड इफेक्ट हम पर पड़ता है। तो ये सब दादी को पता होता है, लेकिन उसकी मम्मी उसको अलाउ कर देती हैं। सो अराउंड 4 महीने के बाद राहुल को अपनी ड्रीम जॉब मिल जाती है। वो अपनी लाइफ में भी सेटल हो जाता है और एक तरह से वो अपनी फादर की लास्ट विश को भी कंप्लीट कर देता है। अब जिस दिन उसको ये जॉब मिलती है वो उस दिन बहुत ही ज़्यादा खुश तो होता ही है, लेकिन उसी दिन वो अपने फादर को याद करके बहुत ही ज़्यादा रोता है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है। वो ये सोचता है कि अगर आज के दिन अगर मेरे फादर जिंदा होते तो मेरे पे कितने ज़्यादा प्राउड करते। खैर वो उसी इवनिंग में अपने दोस्तों के साथ पार्टी भी करता है और उनके साथ अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर करता है कि मैं अपने फादर से कितना ज़्यादा प्यार करता था। ये एक ऐसा दिन होता है जिस दिन वो अपने फादर को बहुत ही ज़्यादा याद करता है, लाइक सुबह से लेकर शाम तक याद करता है। अब इवनिंग की पार्टी में वो और उसके दोस्त काफ़ी दारू वगैरह पीते हैं और इसी वजह से जो राहुल होता है वो काफ़ी नशे की हालत में अपने रूम पर आता है और जैसे ही वह अपने बेड पर लेटता है वो सो जाता है। अब उसी रात अराउंड 3 बजे के टाइम, रात के 3 बजे के टाइम उसको एक अननोन नंबर से कॉल आती है। अब जब जो पहली कॉल आती है वो उसको उठाता नहीं है, उसको इग्नोर कर देता है। पर जब सेकंड कॉल आती है तो वो गुस्से में उठता है और अपने फ़ोन को साइलेंट पे रख देता है। वो क्लियरली अपने फ़ोन को साइलेंट पे रखता है और सोचता है कि अब फ़ोन आएगा भी तो बचेगा नहीं। अब जब कॉल तीसरी बार में रिंग होता है तो वो उसको बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। उसको क्लियरली ध्यान होता है उसने अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पर लगाया था। खैर उसको ये बातें काफ़ी अजीब तो लगती हैं, लेकिन अब वो सोचता है कि अब ये कॉल आ रहा है, अब मैं डायरेक्टली इस फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता हूँ। अब जो भी कॉल आएगी वो मेरे को परेशान नहीं कर पाएगी। खैर वो जैसे ही अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करने वाला होता है, कॉल खुद ब खुद यानी कि ऑटोमेटिकली उड़ जाती है और दूसरी तरफ से आवाज़ आ रही होती है, हेलो हेलो मुझे तुमसे बात करनी है। अब राहुल ये देखकर काफ़ी घबरा जाता है और वो घबराते हुए कॉल को अपने कान के पास लाता है और घबराते हुए हेलो बोलता है और बोलता है कि कौन हो। तो दूसरी तरफ से राहुल के पापा की आवाज़ में कोई पर्सन बोलता है, हेलो बेटा तुमने मेरे को पहचाना नहीं। अब ये सोचकर राहुल का दिमाग ख़राब हो जाता है। वो सोचता है कि कौन इस टाइम में मेरे फादर की आवाज़ में मेरे से प्रैंक कर रहा है। ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, आग बबूला हो जाता है। और आप भी सोचो कि अगर आपको कोई रिलेटिव है वो मर चुका है और रात के टाइम में उसकी आवाज़ में आपको कोई कॉल कर रहा है आप और उसकी आवाज़ में आपसे बात कर रहा है, तो आपको तो ऐसा लगेगा कि आपके साथ कोई प्रैंक कर रहा है। तो उसको भी ऐसे लगता है। वो गाली देते हुए बोलता है कि बेटा जो भी है तू मेरे साथ प्रैंक कर रहा है, अगर मुझे पता लग गया तो तेरे को भैया अगर मारूंगा, बहुत ज़्यादा मारूंगा। वो ऐसे बोलता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि ये सब उसके साथ प्रैंक हो रहा है, पर रियलिटी कुछ और ही होती है। तो वहाँ से दूसरी तरफ से आवाज़ आती है। वो पर्सन या वो स्पिरिट बोलती है कि हेलो बेटा मैं तुम्हारा पापा ही हूँ। वो राहुल तब भी यकीन नहीं मानता इस बात को। तो अब राहुल के फादर की स्पिरिट उसको कुछ ऐसी बात बताती है जो उन दोनों के बीच की बात होती है। वो उसको बताती है कि तुम्हें ध्यान है कि जब तुम 7 साल के थे
तब मैंने तुम्हारी स्कूल से छुट्टी कराकर तुमको स्पाइडरमैन मूवी दिखाई थी, जो तुम्हारी फेवरेट मूवी थी। अब ये ऐसी बात होती है जो कि उसके फादर और उसके बीच की थी, किसी भी थर्ड पर्सन को ये बात पता नहीं थी। तो जब उसको ये बात सुनने को मिलती है दूसरी तरफ से, तो वो सोच में पड़ जाता है कि ऐसा हो सकता है कि शायद ये जो बात करने वाला पर्सन है वो शायद उसके फादर ही हो या फादर की स्पिरिट हो। तो वो अपने फादर की स्पिरिट से पूछता है कि आप मेरे से बात कैसे कर पा रहे हो और आप कहाँ से बोल रहे हो। तो वो बोलते हैं उसके फादर, ये आफ्टर लाइफ की रियल में है, जहाँ पर हम तुम्हें हर तरीके से देख सकते हैं, तुम्हारी हर छोटी छोटी बातों को नोटिस कर सकते हैं, तुम जो महसूस कर रहे हो वो सब सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। वो ये सब बातें बताते हैं और वो ये भी बोलते हैं कि जब हमें कोई पर्सन दिल से याद करता है और डेली याद करता है, तब हम उनसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। और आज तुमने मेरे को इतना ज़्यादा याद करा, सुबह से लेकर शाम तक इतना ज़्यादा याद करा कि हमारा कनेक्शन इतना अच्छा इस्टेब्लिश हो गया कि मैं तुमसे कांटेक्ट कर पा रहा हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मैं तुमसे कांटेक्ट कर पा रहा हूँ। अब ये सुनकर राहुल को थोड़ी तसल्ली मिलती है और वो अपने फादर से जितने भी उसके इमोशन होते हैं वो सारे बताने लगता है। वो बोलता है कि आपके जाने के बाद मैं बाप को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, आप मेरे फेवरेट इंसान थे। ये सब बातें वो शेयर करने लगता है। अब राहुल और उसके फादर में ऐसी बातें होती रहती हैं। फिर राहुल के फादर की स्पिरिट अचानक से बोलती है, बेटा मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अलोन फील कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरा कोई जानने वाला नहीं है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास आ जाओ। अब ये बात जब जैसी राहुल के फादर की स्पिरिट बोलती है, वो अपनी इंटेंशन तुरंत ही क्लियर कर देती है। अब राहुल की फादर की स्पिरिट ने जब उससे कांटेक्ट करा है, तो वो ये चाहती है कि राहुल जो उसको डेली याद कर रहा है वो खुद ही उनके पास आ जाए। इसलिए राहुल के फादर की स्पिरिट अब कुछ भी करके राहुल को अपने पास बुलाना चाहेगी। लेकिन उस टाइम राहुल इतना ज़्यादा इमोशन में होता है कि उसको ये बात अजीब नहीं लगती है। वो हाँ ऐसे करने लगता है, वो हाँ करके बोलने लगता है कि मैं भी हाँ आपके पास आना चाह रहा हूँ, ऐसे करके बोलने लगता है। और इस तरह से अचानक से उन दोनों की कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। अब जब राहुल नेक्स्ट मॉर्निंग उठता है तो काफ़ी अच्छी मूड से उठता है, क्योंकि पिछली रात उसकी अपने फादर से बात हुई है। तो उसको ऐसा लगता है कि ये हैप्पीनेस उसे अपनी फैमिली वालों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। इसलिए वो अपने ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर अपने होम टाउन चले जाता है और अपनी फैमिली वालों को सारी बातें बताता है। अब फैमिली वाले जब ये बातें सुनते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद राहुल अभी भी डिप्रेशन में है और अपनी ही मनगढ़ंत ये बातें बना रहा है, हेलुसिनेट कर रहा है, ऐसा रियल में नहीं हुआ है। लेकिन राहुल बहुत ही जोर देकर बातें बोलने लगता है। तो उसकी दादी ये बात नोटिस करती भी हैं और बोलती हैं कि अगर बेटा रियल में ही तुम्हारे फादर के स्पिरिट ने तुमसे कांटेक्ट करा है, तो मैं तुमको वार्निंग देना चाहूँगी कि तुम उनसे ज़्यादा कांटेक्ट में ना रहो, क्योंकि जो वो स्पिरिट है, भले वो तुम्हारे फादर की स्पिरिट है, लेकिन वो हमारे रियाल्म की नहीं है, वो दूसरे रियाल्म की हैं। और अगर तुम ज़्यादा देर तक उनके साथ कांटेक्ट में रहोगे तो ऐसा हो सकता है कि वो तुम पर कोई नेगेटिव इफेक्ट डाल दें, तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर दें और कुछ भी तुम्हारे साथ बुरा कर दें जिसको तुम अंडू ना कर पाओ। अब ये बात राहुल को बहुत ज़्यादा अजीब लगती है। वो अपने फैमिली वालों से ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं कर रहा होता है। वो ये सोचता है कि जब वो अपने फैमिली को ये बातें बताएगा तो ऐसा हो कि शायद उसकी फैमिली वाले भी उसके फादर से बात करने को इच्छुक हों, लेकिन उसकी फैमिली वाले ऐसे कोई भी इच्छा नहीं जताते हैं, बल्कि उसको वार्निंग देते हैं कि तुम्हें उनसे बात नहीं करनी चाहिए। अब ये बात राहुल को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और इस बात पे वो गुस्सा भी करता है। वो उनसे बोलता भी है, शायद तुम लोग मेरे फादर से इतना ज़्यादा प्यार नहीं करते हो, इसलिए मेरे फादर ने मेरे से कॉल पे बात करी, तुम लोग से बात नहीं करी। और ऐसा कहकर वो वहाँ से निकल जाता है और मन ही मन में ये ठान लेता है कि अगर कभी भी मेरे फादर मेरे को कांटेक्ट करते हैं तो मैं इनको चाहकर भी नहीं बताऊँगा और इनसे कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं रखूँगा। ऐसा सोचकर वो अपने रूम पर आ जाता है। अब लगभग इस बात को 1 वीक हो चुका होता है और फिर दोबारा से राहुल के फादर की स्पिरिट की कॉल उसके पास आती है और उससे बातें करती हैं। लेकिन इस बार राहुल की फादर की स्पिरिट उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। वो अपनी ही बात मनवाने को जोर देती है। वो राहुल से बार बार बोल रही होती है कि तुम्हें मेरे पास आना होगा, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहा हूँ, तो मेरे पास आ जाओ, तुम्हें कोई भी प्यार नहीं करता। जब तुमने अपनी फैमिली को बताया कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो कोई भी मेरे से बात करने को इच्छुक नहीं हुआ। ऐसे ही वो तुमसे भी प्यार नहीं करते हैं, तो मेरे पास आ जाओ। जैसे हम लोग का बॉन्ड है वैसा किसी का भी बॉन्ड नहीं है, तो मेरे पास आओगे तो खुश रहोगे। अब ये बात राहुल को भी थोड़ी खटकती है और वो अपने फादर से ऐसे बोल देता है, ऐसी थोड़े गुस्से में बोल देता है कि पापा मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ, मेरी जॉब भी लग चुकी है, मैं अपनी मम्मी, बड़े भाई और दादी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं आपके पास नहीं आ पाऊँगा। और जब राहुल ये बात बोलता है अपने फादर की स्पिरिट से, तो अचानक से ही दोनों की कॉल कट जाती है और ये बात राहुल को थोड़ी अजीब लगती है। उसे ऐसा लगता है कि अब शायद उसके फादर की स्पिरिट उससे दोबारा कांटेक्ट ना करें। अब ये बात जब हो जाती है तो उसके अगले दिन से राहुल के साथ कुछ अजीब चीज़ें होने लगती हैं। लाइक उसके घर में कुछ अजीब सी बू आने लगती है, ऐसी बू आने लगती है कि जैसे घर में कुछ जल रहा हो। इसके अलावा जो भी उसका कनेक्शन होता है अपने फ्रेंड्स के साथ, जैसे वो उनके साथ दोस्ती होती है, वो भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती है। उसके सारे दोस्त धीरे धीरे करके अलग जाने लगते हैं
वो उससे बोलते हैं कि तेरा बिहेवियर चेंज हो गया है, तो काफ़ी अलग तरीके से हम लोग से बात कर रहा है, तो शायद हम लोग की दोस्ती को इतना इंपॉर्टेंट नहीं देता। वो समझ नहीं पाता कि उसके दोस्त उसके साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, उसको उससे क्यों दूर जाना चाह रहे हैं, वो ये इन बातों को समझ नहीं पा रहा होता है। इसके अलावा उसकी जॉब लाइफ पर भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जो उसकी फादर की स्पिरिट है वो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें कर रही होती है। तो राहुल की जॉब होती है क्लाइंट को ईमेल करके उनकी क्वेरी को सॉल्व करना, तो वो दिन में ही ऐसे बहुत से ईमेल टाइप करके उनकी क्वेरी सॉल्व करता था। तो कुछ दिन के बाद से उसकी ईमेल में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक, कुछ ऐसी चीज़ें होने लगती हैं, कुछ वो ऐसी चीज़ें लिखने लगता है, खुद भी ऑटोमेटिकली कुछ ऐसी चीज़ें लिख जाती हैं जिससे उसकी ऑफिस में इमेज धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। लोगों को ऐसा पता लगता है कि जो राहुल है वो अपनी जॉब अच्छे से नहीं कर रहा है, उसका ध्यान अपनी जॉब पर नहीं है, और इस बात से उसका जो बॉस होता है वो भी काफ़ी नाराज़ होता है। और एक दिन ये बात इतनी ज़्यादा बढ़ आती है कि राहुल को उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है। अब जो राहुल के फादर की स्पिरिट है वो उसको अपने फ्रेंड से तो दूर कर ही चुकी है। राहुल ने खुद ये डिसीजन ले लिया है कि वो अपनी फैमिली वालों से बात नहीं करेगा, और अब उसकी जॉब भी जा चुकी है। एक तरह से राहुल की फादर की स्पिरिट ने उसको हर चीज़ से अलग कर दिया है, और अब वो जब वो घर पे अपने रहने लगता है तो वो धीरे धीरे डिप्रेशन में भी आने लगता है। नाउ फिर से उसके फादर की कॉल उसके पास आने लगती है, और धीरे धीरे अब उसके फादर उसको मैनिपुलेट करने लगते हैं, उसको ये बोलने लगती हैं, देखा मैंने तुमसे कहा था कि तुमसे कोई भी प्यार नहीं करता है, ना तो अब तुम्हारा दोस्त है, ना तुम्हारी अब कोई जॉब है, और फैमिली भी तुमसे बात नहीं कर रही है। जब से तुम उस दिन से घर से बाहर गए हो तुम्हारे फैमिली वालों ने अभी तक तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं करा है। तो ये सब करके राहुल की जो फादर की स्पिरिट होती है वो राहुल को मैनिपुलेट करने लगती है। ये बोलने लगती है कि जो भी तुम्हारा बॉन्ड है मेरे से वही सबसे अच्छा और सच्चा बॉन्ड है, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास आ जाओ। ऐसा करते करते वो राहुल को इस तरह से मैनिपुलेट कर देते हैं कि राहुल भी उनकी तरह सोचने लगता है। राहुल के फादर की स्पिरिट जो वो कहती है कि तुम्हें किसी से कांटेक्ट नहीं करना है, किसी को कॉल नहीं करनी है, तुम्हें अपने घर में ही रहना है, सारी लाइट को अपने घर में बंद करके रखना है, अंधेरे में रहना है। राहुल के फादर की स्पिरिट जो उससे कहती है वो बातें मानने लगता है, और एक टाइम पर वो उसको राहुल को इतना मैनिपुलेट कर देती है। अब अगर राहुल के फादर की स्पिरिट उसको कुछ गलत करने के लिए, लाइक अपने को नुकसान पहुंचाने के लिए कहे, तो शायद राहुल अब कर भी दे। दूसरी तरफ अराउंड 3 महीने इस बात को हो चुके होते हैं जब राहुल अपने घर से गया था, और उसने अपनी फैमिली वालों से कांटेक्ट नहीं करा है। फिलहाल इस बीच में राहुल की फैमिली ने भी राहुल से काफ़ी कांटेक्ट करने की कोशिश करी होती है, लाइक उसको काफ़ी ज़्यादा कॉल करी होती है, लेकिन राहुल ने उन कॉल का कभी भी जवाब नहीं दिया होता है। तो एक दिन राहुल की जो मम्मी होती हैं वो राहुल के बड़े भाई से बोलती हैं कि बेटा तुम राहुल को देख कर आओ कि राहुल की क्या कंडीशन है, वो हमसे क्यों बात नहीं कर रहा है। तो राहुल का बड़ा भाई राहुल के रूम पर जाता है, और जब वो राहुल की कंडीशन देखता है तो वो समझ जाता है कि इसके साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव हो रहा है। तो वो जोर ज़बरदस्ती करके राहुल को अपने साथ ले आता है अपने होम टाउन में, और अपने फैमिली वालों के सामने उसको बैठाता है, और सारे लोग उससे 1 बाय 1 करके क्वेश्चन करने लगते हैं कि तुम्हारी जॉब को क्या हुआ, तुम ऐसी कैसी कंडीशन में हो, तुम इतने ज़्यादा वीक क्यों हो गए हो, तुम हमसे क्यों कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हो। तो राहुल उनसे बोलता है कि कांटेक्ट तुम लोग की कॉल मेरे पास नहीं आ रही है, तुम लोगों ने अभी तक मेरे को कोई भी कॉल नहीं करी। भाई बोलता है कि हमने तेरे को काफ़ी ज़्यादा कॉल करी है, चाहे तू ये कांटेक्ट डिटेल देख ले। तो वो अपने फ़ोन में देखता है, तो जब वो अपना फ़ोन चेक करता है तो वो ये नोटिस करता है कि उसके घर से उसके पास काफ़ी कॉल पड़ी हुई हैं, लेकिन उसके फादर की स्पिरिट ने उसको ऐसा मैनिपुलेट करा होता है कि उसको ऐसा लगता है कि कोई भी उसको कॉल वगैरह नहीं कर रहा है। अब ये बातें उसकी दादी को काफ़ी अजीब लगती हैं। वो इन दी एंड फिर उससे पूछ ही लेती हैं, क्या तुम अभी भी अपनी फादर की स्पिरिट से, या जो भी तुमने हमें बताया था कि उससे बात कर रहे हो, क्या अभी भी बात कर रहे हो। तो राहुल बोलता है कि हाँ मैं अभी भी उनसे कांटेक्ट में हूँ, और जितनी भी बातें होती हैं मैं उनके साथ ही शेयर करता हूँ। अब ये बात राहुल की दादी को बहुत ज़्यादा अजीब लगती है। वो अपनी बहू को क्लियर तरीके से बोलती हैं कि तुम्हें कुछ भी करके इसको अपने रूम पे नहीं जाने देना होगा, अब ये हमारे पास ही रहेगा, और मैं एक सिद्धि बाबा को जानती हूँ, मैं वहाँ से कुछ उपाय लेकर आती हूँ इस चीज़ का। तो जो राहुल की दादी होती हैं वो सिद्धि बाबा के पास जाती हैं। सिद्धि बाबा सारी बातें सुनकर उनको ये बोलता है दादी को, अगर राहुल अभी भी उस स्पिरिट से कनेक्शन में है तो ऐसा हो सकता है कि राहुल बहुत ही जल्दी अपना नुकसान कर ले, जिसके बाद आप बहुत ज़्यादा पछताओगे। तो जो सिद्धि बाबा होते हैं वो कुछ उपाय भी देते हैं। वो ये बोलते हैं कि राहुल अभी जिस तरह से भी अपने फादर के साथ कनेक्शन में है, लाइक वो उनकी जितनी भी चीज़ें यूज़ करता है, उनके सूट, उनके शूज़, उनकी वॉच, जितनी भी चीज़ें यूज़ करता है उन चीज़ों को लेना होगा, और आपके घर में भी उसके फादर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके जला देना होगा, और उनके जलने से जो भी राख बनेगी उसको हरिद्वार में जाकर गंगा नदी में बहा देना होगा। तो वो उनको ये सारी चीज़ें बताता है, और ये बोलता है कि तुम्हें ये सब चीज़ें फॉलो करनी होगी, तभी जाकर तुम्हारे पोते की जान बच सकती है। तो राहुल की फैमिली यही करती है। राहुल के फादर की जितनी भी चीज़ें होती हैं, लाइक उनके कपड़े से लेकर सब चीज़ें, वो सब इकट्ठा करती है, और राहुल के पास भी जो चीज़ें होती हैं, लाइक
और उनकी घड़ी जो भी चीज़ वो यूज़ करता था अपने फादर की, जिसकी वजह से वो राहुल की फादर की स्पिरिट उसके साथ कनेक्शन में थी, वो उन सब चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और उससे बोलते हैं कि हम तुम्हारे फादर की शांति के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं और तुम अगर अच्छे बेटे हो तो तुम हमारी इस बात को मानोगे और अपनी फादर की शांति के लिए ये सब चीज़ें करोगे। तो राहुल भी ये सब करने को मान जाता है। वो अपनी उसके पास जितनी भी चीज़ें होती हैं अपने फादर की, लाइक जो वो घड़ी यूज़ करता था अपने फादर की, जो वो कोट पहनता था, जो वो शर्ट पहनता था, जो वो जूते यूज़ करता था, वो सब अपने दादी और अपने घर वालों को दे देता है और वो उसे बोलते हैं कि अब हम ये सब चीज़ें चलाएँगे और जो भी राख बनेगी इन सब चीज़ों से वो तुम्हें हरिद्वार में जाना होगा और हरिद्वार में बहा देना होगा। तो राहुल बोलता है ओके, अब मैं अपने फादर के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अब राहुल को हरिद्वार ले जाया जाता है जहाँ पर वो बाबा के अकॉर्डिंग सारे काम करता है और जो भी राख होती है उसको गंगा में बहा देता है। अब जैसे ही राहुल गंगा में वो राखों को बहाता है, वैसे ही जितना भी कनेक्शन होता है राहुल की फादर की स्पिरिट का राहुल से, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और राहुल के दिमाग पर जितना इफेक्ट डाला होता है उस स्पिरिट ने, वो धीरे धीरे जाने लगता है। और जब वो पूरी तरह से राख को बहा देता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके दिमाग में से बहुत बड़ा बोझ निकला हो और उसे वो अंदर से बहुत अच्छा फील करता है, लाइट फील करता है। फिर उसको इन दी एंड जाके एहसास होता है कि जो भी उसके फादर ने उससे बातें कही थी वो कहीं ना कहीं उसको गलत ट्रैक पे लेके जा रही थी और फिर उसे धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि कैसे उसके फादर की स्पिरिट उससे ये गलत काम करवा रही थी। तभी इन दी एंड उसकी दादी भी उससे बोलती है कि मैंने तुमसे बेटा पहले ही कहा था जो स्पिरिट से तुम बात कर रहे थे वो तुम्हारे फादर की शायद स्पिरिट ही हो, ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हारे फादर की स्पिरिट हो, लेकिन वो इस हमारे रियाल्म की नहीं थी। हम अभी जीवित हैं, वो मर चुके हैं, इसलिए हमें उनके साथ जरा से भी कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए। अगर तुम मेरी बात उसी दिन मान लेते तो शायद ये सब चीज़ें तुम्हें नहीं करनी पड़ती, तुम्हारी लाइफ अभी भी अच्छी होती। राहुल भी उनको सॉरी बोलता है, वो बोलता है कि तुम ठीक कह रही हो दादी, तुमने मेरे से सही कहा था और आगे से मैं ये सब कुछ भी नहीं करूँगा और जहाँ भी मेरे फादर हैं मैं बस ये कामना करूँगा कि वो अच्छे से रहें और मैं जहाँ हूँ मैं भी अच्छे से रहूँ। इन दी एंड मेरे फादर भी यही चाहते थे कि मैं यहाँ पे अच्छे से रहूँ। और इस तरह से गाइस ये स्टोरी ओवर हो जाती है। तो आपको पता लगा होगा कि अगर हम किसी के मरने के बाद किसी को ज़्यादा याद करते हैं तो ऐसा कभी कभी होता है, आपने भी देखा होगा कि वो स्पिरिट उस पर्सन से जुड़े आती है, उस पर्सन से बहुत ही स्पेशल बॉन्ड कनेक्ट कर लेती है। अगर किसी भी पर्सन की डेथ हो चुकी है तो वो इन दी एंड हमारे पर्सन होकर भी हमारा नहीं है, वो एक दूसरी रियाल में है। अगर हम उसको ज़्यादा याद करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका बैड इफेक्ट हमारे पे भी पड़ सकता है। तो गाइस ये थी राहुल की स्टोरी जो मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो ऐसी स्टोरी और देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें जो ऐसी क्रीपी और हॉरर वाली स्टोरी देखना चाहते हैं। तो गाइस मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी एक और अच्छी और क्रीपी स्टोरी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।